हेलो एवरीवन। आज हम यूपीएससी के जो पिछले 5 वर्ष के हिस्ट्री के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं उनका हम थीम एनालिसिस इस वीडियो में हम करने वाले हैं। मेरा नाम उपेंद्र डाका है। मैंने 3 बार आईएएस मेंस लिखा है। 2019 में मुझे इंटरव्यू देने का भी सौभाग्य मिला और जो 2023 का मेंस था वो भी मैंने लिखा है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारा जो मेनली हम क्या देखने वाले हैं वो थोड़ा सा आउटलाइन हम चर्चा कर लेते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पिछले 5 वर्ष में जो क्वेश्चंस आए हैं हिस्ट्री के वो किन किन टॉपिक से आए हैं। ठीक है, फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ऐसा है कि देखो, हम प्रीलिम्स के लिए जब तैयारी करते हैं तो सभी लोग कुछ न कुछ पढ़ के जाते हैं और अपनी तरफ से जितनी तैयारी संभव होती है उतनी करके जाते हैं। लेकिन अब अगर हमें थोड़ा सा ये पता हो कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है तो हम उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा जोर दे सकते हैं। प्लस जो क्वेश्चंस आते हैं उनका नेचर कैसा आता है, समझ रहे हो? अगर मान लो आपको पता हो कि यार जैसे अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी की है तो आप देख रहे हो कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ से एक क्वेश्चन आता है, वो काफ़ी इजी आता है। थोड़ा जैसे आपने धोलावीरा का क्वेश्चन देखा होगा, वहाँ की जो जल प्रबंधन प्रणाली थी उसके बारे में पूछा था, वो उस समय करंट अफेयर में भी था। और अगर आप कोई भी एक बेसिक बुक उठा के देखते हो तो उसमें भी वो मिलता है। अब किसी ने अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर वो ठीक ठाक पढ़ के गया था तो उसका वो क्वेश्चन सही हो गया होगा। ऐसे ही क्या है कि हम एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न, उन तीनों में क्या करेंगे, वो टॉपिक्स देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन लगभग हर साल आ रहा है। देखो, कोई गारंटी वैसे तो होती नहीं है कि मतलब इससे आएगा आएगा, लेकिन हम ट्रेंड से ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो इनपुट है हम कितना पढ़ें कि हम एक ठीक ठाक आउटपुट लेके जा सकते हैं। तो हम उन टॉपिक्स को जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि एंसेंट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मिडाइवल से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और मॉडर्न से कितने आ रहे हैं। ठीक है, इसके साथ कौन सी बुक्स पढ़ी जाएं ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएँ। ठीक है, और इसके साथ देखो यहाँ पे हमने क्या कि पिछले 5 वर्ष की स्लाइड्स ली हैं, मतलब मेनली किन किन टॉपिक से आए पिछले 5 वर्षों की हमने स्लाइड ली है। तो ऐसे भी कुछ टॉपिक होते हैं जो कभी कभी आते हैं, मान लो 6 साल में एक बार आ गया, 3 साल में एक बार आ गया, तो उनको भी फिर हम देख लेंगे कि उनको भी आपको कवर करना है। ठीक है, तो जो पहला आपको दिख रहा होगा कि किस ईयर में एंसेंट, मिडाइवल, मॉडर्न, उससे कितने कितने क्वेश्चन आए। ठीक है, अगर मैं 2023 की बात करूं तो लगभग हमारे 13 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आए हैं, लगभग 13 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। 2022 में देखो तो 16, 21 में 19, 20 में 19 और 2019 में 16 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। एक चीज़ आपको यहाँ से दिख गई होगी कि लगभग 15 क्वेश्चन आपको हर वर्ष, ये मैंने एक मिनिमम बता दिया है, इससे ज़्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। 15 क्वेश्चन हर साल कहाँ से आते हैं, हिस्ट्री से। ठीक है, और अगर आपकी यहाँ पे अच्छी कमांड है, आपने इसको हिस्ट्री को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रखा है, आपको थोड़ा सा आइडिया है कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हम आगे क्वेश्चन का नेचर भी देखेंगे कि हार्ड, मतलब हार्ड आते हैं तो कितने हार्ड आते हैं, ईजी आते हैं तो वो किस हिसाब से उनको टैकल करना है। तो आप एक जैसे मान लीजिए 13 क्वेश्चन इस बार आए, तो मैं मेरा अगर बताऊँ तो आपने पेपर देखा होगा, एक वट तिरुकल क्वेश्चन पूछा था कि वट तिरुकल क्या होता है संगम एज में, वो मेरा गलत था। ठीक है, बाकी 12 क्वेश्चन मेरे जहाँ तक 12 क्वेश्चन सही थे। तो देखो 13 में से अगर 12 क्वेश्चन आप सही कर लेते हो तो आप भी जानते हो अगर कहीं किसी और पोर्शन में अगर आपके कम भी सही होते हैं तो वो कंपनसेट हो जाता है। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, पहली बात हमने समझ ली। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप अपना समय देते हैं हिस्ट्री को तो हिस्ट्री भी आपको एक अच्छे रिवार्ड के रूप में अच्छे अंक आपको देगा। अब हम क्या करेंगे ईयर वाइज। अब देखो एक चीज़ और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट जो हमारे इस पोर्शन है, एंसेंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है, तो कौन से ज़्यादा आ रहे हैं, कौन से कम आ रहे हैं। देखो, आज से 2 या 3 साल पहले ऐसे माना जाता था कि मॉडर्न पढ़ के चले जाओ तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हो। ठीक है, कुछ लोग मिडाइवल को पढ़ के ही नहीं जाते थे,
एंसेंट को भी इग्नोर करके जाते थे, कुछ टॉपिक पढ़ गए तो भी उनका काम बैठ जाता था। लेकिन यूपीएससी का वही है कि यूपीएससी हर बार सरप्राइज करता है आपको, अपने जो भी क्वेश्चन देने का उनका पैटर्न है। यहाँ आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि आप एक पोर्शन पढ़ के चले जाओगे तो आपके क्वेश्चन आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। यानी आपको तीनों पोर्शन को ही, अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, देखो अगर अपन लेटेस्ट देखें तो ऐसा हुआ है कि देखो 2019 मान लो अगर अपन देखें तो 6 मॉडर्न से आए हैं, मिडाइवल से 6 और एंसेंट से 4। यानी किसी को भी अगर आप इग्नोर करके जाते हो तो आपके साथ वहाँ पेपर में दिक्कत होने वाली है। और ऊपर से क्या होता है, कई बार हम किसी पोर्शन को छोड़ के चले गए और वहाँ से बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया जिसके लिए एक रिवीजन की ज़रूरत थी, तो वहाँ हमारे साथ फिर क्या है कि और जो लोग हैं जो उसको थोड़ा टाइम दे के गए वो हमसे आगे निकल जाते हैं। और ये यूपीएससी की जो आपको पता ही है एग्ज़ाम है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि हमें 100 में से 100 लाने हैं, हमें कुछ लोगों से आगे होना है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए मेंस में 15,000 या 10,000 जिन लोगों को लेते हैं तो हमें उन टॉप 15,000 में आना है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको सभी पे है ना मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप आओ 2023 पे, यहाँ आप देखो मॉडर्न का रेशियो क्या है 3, मिडाइवल 3 और एंसेंट 7। अब अगर आप इसको इग्नोर करके चले गए तो आपके साथ वहाँ ब्लंडर हो सकता है, ऐसा नहीं है। आप 2022 में भी देख सकते हो। अब देखो यहाँ ये हो सकता है कि मैंने किया तो किसी ने क्या करता है, कुछ उसको करंट में ले लेता है, तो कोई बोल देता है नहीं नहीं ये मॉडर्न का है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन का अंतर रहेगा। फिर भी मान लो अगर इधर 4 भी आए होंगे, इधर 7 या 4 आए, तो भी बहुत बड़ा पोर्शन है वो एंसेंट और मिडाइवल से भी आया है। तो किसी को भी आप इग्नोर करके नहीं जा सकते, ठीक है। और किसी साल अगर किसी क्वेश्चन कम आते हैं, एक आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगले साल भी वही रहेगा। पैटर्न चेंज होते हुए टाइम नहीं लगता है। यानी हमें तीनों पोर्शन को इक्वली, मतलब ठीक है मॉडर्न आप थोड़ा इजी हो जाता है तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हो, लेकिन एंसेंट और मिडाइवल को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट अब हम क्या करने वाले हैं, हम एंसेंट में वो टॉपिक्स देखने वाले हैं जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। वैसे यूपीएससी देखो हर बार सरप्राइज करता है, तो ऐसा नहीं है कि हमने बता दिया और अब नहीं आए तो ऐसा नहीं कि सर ने बोला था यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हो सकता है यूपीएससी मान लो कुछ नया ट्रेंड ले आए, लेकिन अगर आप मेहनत करके जाओगे तो आपको नहीं आ रहा इसका मतलब उनको भी नहीं आ रहा, क्योंकि आप उस चीज़ को प्रिपेयर करके गए थे, ठीक है। तो हम पहला अगर मैं एंसेंट का देखूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये हमने क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ओरिजिनल पेपर यूपीएससी देता है वहीं से हमने लिए हैं। इन क्वेश्चन को आप एक बार देखो, क्वेश्चन को देखने से आपको ये पता लगेगा कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हैं, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हैं। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन तो आता ही आता है ठीक ठाक, मतलब अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके जाते हो तो आप उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हमने थोड़ा सा, अगर निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और समन जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था। आप कोई भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, कोई भी कंटेंट आप पढ़ रहे हो, तो आपको टीचर ये ज़रूर बताता है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात थी कि 2021 में ये चर्चा में भी था। क्यों चर्चा में था आप बता सकते हो, ठीक है, कमेंट में, ठीक है। और अब यहाँ एक चीज़ और देखो आप, ये क्वेश्चन है से निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक स्थल है वो हड़प्पा से संबंधित नहीं है, ठीक है, हड़प्पा स्थल नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ा, देखो यार इस जो वीडियो है इसका जो मोटिव है वो क्या है कि हमें ये जानना है पहली बात तो किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, किस गहराई तक आते हैं, और हमें पढ़ते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने केवल 2 क्वेश्चन लिए हैं अभी हड़प्पा से, हम आगे जब एनालिसिस करेंगे तो सारे जो 5 वर्ष में जहाँ से जो क्वेश्चन आए वो सभी हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ आपको 2 चीज़ें पता चली, क्या कि मुझे एक तो ये पता होना चाहिए कि हड़प्पा के स्थल कौन कौन से, ठीक है, मुझे सभी हड़प्पा स्थल का पता होना चाहिए, और वो हड़प्पा स्थल जो फेमस है,
इनमें से ऐसा कोई हड़प्पा स्थल नहीं है जो पॉपुलर नहीं हो। कोई अंदर से यूपीएससी ऐसे नहीं है कि बहुत ही किसी को नहीं पता है हम ऐसा हड़प्पा स्थल पूछेंगे, बहुत ईजी पूछता है, सबको पता है। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो सबको पता है कि हाँ यार ये हड़प्पा स्थल है और ये नहीं है, ठीक है। तो एक तो हो गया, हमें ये पता होना चाहिए। दूसरा देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब स्थल मान लो आपने सारे सीख लिए कि भाई ये हड़प्पा स्थल थे, नॉर्थ में ये था, साउथ में ये है, ईस्ट और वेस्ट वाले और आपने सीख लिए, ठीक है। अगला चुनौती जो हमारे पास है वो क्या है, हमें थोड़ा थोड़ा ये पता होना चाहिए कौन सा हड़प्पा स्थल है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली। हर में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब हर से है ना, हर में ये सेम थीम मतलब सेम चीज़ है ना वो जैसे नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता है, तो आप मोहनजोदड़ो में जाओगे, आप हड़प्पा में जाओगे, ठीक है, कालीबंगा जाओगे, तो सबकी अलग अलग स्पेसिफिक उनकी विशेषताएं हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर ये दो चीज़ें आप पढ़ के जाते हो, देखो हड़प्पा वाले में आगे जब एनालिसिस करेंगे तो हम थोड़ा सा और भी बताएंगे कि आपको ना किस डेप्थ तक जाना है। इन दो टॉपिक को दो क्वेश्चंस को देखकर आपको ना ये पता चल गया कि मुझे ये दो चीज़ें तो पता होनी चाहिए अगर मैं हड़प्पा स्थल उसकी विशेषताएं, दूसरा क्या उसकी विशेषताएं, मुझे दो चीज़ें तो पता होनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा आप भी मेहनत कर सकते हो, 5 साल वालों में तो मैं मेहनत करवा दूंगा कि आपको क्या क्या करके जाना है, और लास्ट में एक जो ब्रॉडर मान लो एक ऐसा होगा उसमें हम क्या करेंगे बता भी देंगे कि आपको इसमें ये पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ हमें इन दोनों क्वेश्चन से ये पता चल गया कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, ये एक तो तरीका होता है कि आप ऐसे ही एनसीईआरटी ली पढ़ने लग गए। एक आपके दिमाग में ये रहता है कि मुझे है ना ये ध्यान रखना है कि हड़प्पा स्थल कौन से हैं, उन हड़प्पा स्थल में कौन सा हड़प्पा स्थल किसके लिए फेमस है, कौन सा हड़प्पा स्थल किस चीज़ के लिए फेमस है। जैसे मान लो अगर मैं आपको पूछूं कि यार जुते हुए खेत, ऐसा कौन सा हड़प्पा स्थल है वहाँ दोहरे जुते हुए खेत मिले, तो वो अब उस वो एक कोई ना कोई उसका आंसर होगा, ठीक है। और वो स्पेसिफिक मान लीजिए कालीबंगा है, वो इस चीज़ के लिए फेमस है। तो अब ऐसा नहीं है, देखो रिपीट ये तो यूपीएससी करेगा नहीं, बट थीम रिपीट कर सकता है कि आपको ये पूछ सकता है कि कहाँ से है ना जैसे कांसे की नर्तकी है वो कहाँ से मिली, ठीक है, और गोदीबाड़ा कहाँ से मिला। तो ये क्या आप स्पेसिफिक उनकी विशेषताएं हैं, किस स्थल से क्या मिला है वो आपको देखना है, ठीक है। अब ऐसे पढ़ोगे तो देखो आपका ना क्वेश्चन सही होने की ज़्यादा चांसेस हैं। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, किताब उठाई, हमने पढ़ लिया है सर हमने तो बहुत पढ़ाई की थी, हमारा तो सही नहीं हो रहा है। देखो इतना ज़्यादा हमें पढ़ना पड़ता है प्रीलिम्स और मेंस के लिए कि अगर हमें वही चीज़ें मतलब हमें कुछ तो ऐसे टॉपिक होने चाहिए जहाँ हमें पता ही हो कि यार यहाँ से क्वेश्चन आता है और वहाँ से आ गया तो मैं उस क्वेश्चन को गलत नहीं करूँगा। तो हड़प्पा अगर आप पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अगर नेक्स्ट टॉपिक अगर अपन देखें तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। हर साल क्वेश्चन आता है, कन्फर्म आता है, पक्का आएगा। अगर आप लोग पढ़ के जाओगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा और आपके सही होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे अगर आपने उसको ढंग से प्रिपेयर किया है। क्वेश्चन यहाँ से देखो इजी भी आ सकता है, थोड़ा गहराई में भी पूछ सकते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ ही रहा है तो हमें वो ढंग से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। यहाँ मैंने केवल कुछ ही क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, 2023 वाले जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है धान्य कटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था। तो पिछले हमने पढ़ा था, हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि अब जैनिज्म अगर बुद्धिज्म में पढ़ रहा हूँ तो मुझे किस चीज़ का पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन ये दिखाता है कि मुझे जैनिज्म और बुद्धिज्म से संबंधित जो स्थल है, वहाँ कुछ स्तूप मिला है, विहार मिला है, ठीक है, चैत्य मिला है, ठीक है, और ये स्तूप विहार चैत्य क्या होते हैं। तो आप थोड़ा ब्रॉडर अगर जाके देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो पढ़ते टाइम ध्यान रखना है कौन सा स्थल जैन धर्म से संबंधित है, कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित है, कौन सा वैष्णव शैविज्म इनसे संबंधित है, ठीक है। तो अगर आप ये पढ़ते हुए ध्यान रखेंगे तो अगर क्वेश्चन कितना भी हार्ड पूछ लो तो आप आराम से उसको कर सकते हैं।
तो ये धान्य कटक वाला क्वेश्चन था। इसका आंसर जैसे आपको पता है कि आंध्रा इसका आंसर है। प्रीवियस में भी पूछा गया था ये, और मतलब पहले के क्वेश्चंस में भी। फिर दूसरा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। आप बुद्धिज़्म जैनिज़्म पढ़ रहे हैं तो बुद्धिज़्म में कोई भी अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पे आपको स्तूप के बारे में ज़रूर मिलता है, जैसे सांची, भरूच, इनके बारे में मिलता है, किसके शासनकाल में वो बने। ये थोड़ा सा यूपीएससी ने सोचा कि हम थोड़ा दिमाग से खेलते हैं, और ये दो जो ऑप्शंस थे ये थोड़े इजी थे। यहाँ बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हुई कि मूलतः बौद्ध संकल्पना है। अब ये आप क्या कर सकते हो कि जो नॉर्मल एनसीईआरटी होती है, मान लो वहाँ अगर ये नहीं मिलता है तो एक बुक, जैसे मान लो मैं आपको बताया, तो वैसे लास्ट में बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। एक बुक है आर्य पब्लिकेशन की, आर्य पब्लिकेशन की एक बुक है, उसमें एंसेंट, मिडाइवल, मॉडर्न सारे एक साथ दिया हुआ है। अब देखो आपको क्या है कि इसके लिए अगर आप किससे पूछोगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से पढ़ें या फिर, तो आपको जैनिज्म बुद्धिज्म के लिए एल बासम बता देंगे, वो इंग्लिश में है पहली बात तो, हिंदी भी है तो उसकी इतनी अच्छी मतलब आपको मिलेगा नहीं पीडीएफ जो भी आप। और दूसरी बात, अब केवल एक टॉपिक के लिए वो बुक पढ़ना तो ठीक नहीं है ना, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। इसमें एंसेंट, मिडाइवल, मॉडर्न और सभी के मतलब एक साथ कंपाइल किया हुआ है। थोड़ी बल्कि है लेकिन तीनों एंसेंट, मिडाइवल, मॉडर्न तीनों है, तो आपको क्या अलग अलग बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं लास्ट में और बता दूंगा कि आप कौन सी बुक, मान लो और भी हैं उनको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है कि रिपीट हुआ है, ठीक है, कि आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाही जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। तो ये पूछा है कि ये मतलब किस से संबंधित है, ये जो एक कॉन्सेप्ट है ये किससे संबंधित है। अब यहाँ हमें क्या पता चला कि जब भी आप पढ़ रहे हैं जैनिज्म, बुद्धिज्म, तो उनके जो सिद्धांत है, ठीक है, जैसे अनेकांतवाद है, ये कौन से में है, ठीक है। और इसके अलावा भी जैसे मान लो बौद्ध धर्म के कोई सिद्धांत हैं, ठीक है, उनको आप आराम से एक बार देखना है, क्योंकि यहाँ से थीम पता चल रही है हमें कि है ना, हमें उनके कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। बुद्धिज़्म और जैनिज्म में जैसे महावीर हैं या फिर जो महात्मा बुद्ध है, उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए थे वो भी हमें पता होना चाहिए। तो एक जैसे अगर हम इन तीन क्वेश्चन से मैं अगर आपको बताऊँ, पहले से आपको ये पता चल गया कि स्थल के बारे में हमें पता होना चाहिए, कौन सा स्थल है, वो किससे संबंधित है। कुछ ऐसे भी होंगे कॉमन भी होंगे जो दोनों से संबंधित हैं, मान लो जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों से संबंधित हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो तीनों से संबंधित हैं, हिंदू धर्म से भी संबंधित हो सकते हैं। अगर आप अजंता एलोरा आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे अगर अपन देखें तो एलोरा है, एलोरा केव, तो वहाँ आप देखो कि तीनों धर्मों की मिलेंगी आपको, ठीक है। दूसरा हमें क्या बताता है, अब इन धर्मों से विशिष्ट जो इनकी जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक और बात देता हूँ, हमने यहाँ पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर को अलग से नहीं दर्शाया, इसे में दर्शाया है, इसे में हमने उसको इंक्लूड कर लिया। उसका रीज़न क्या है, अब ऐसा थोड़ी ना होता, आप जब जैनिज्म और बुद्धिज्म पढ़ रहे हो तो अलग से आर्ट एंड कल्चर के लिए अलग से बुक ला के उसको आप अलग से मतलब उसको साथ नहीं पढ़ रहे हो, मैं तो अलग से पढ़ रहा हूँ, इसको तरीका मतलब ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, उसे एक तो आपका बर्डन बढ़ जाता है, दूसरी बात आप जब साथ में पढ़ ही रहे हैं तो उसको उसी टाइम देख लें। तो जो भी उनकी संरचनाएं हैं, जैसे स्तूप हो गया, चैत्य हो गया, विहार हो गया, ठीक है। अब कौन सा चैत्य सबसे पुराना है, कौन सा सबसे प्रसिद्ध है, कौन सा स्तूप कहाँ है, किसके काल में बना, ठीक है। अब मान लीजिए आगे उसको अगर मॉडिफाइड या कुछ उसमें जोड़ा गया है तो वो किस शासक के काल में जोड़ा गया, ठीक है, कुछ, ठीक है। और इसके अलावा आप जैसे विहार है तो आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर्स जाके, तो आपको तीनों चारों पे चीज़ों पे, स्तूप पे मिल जाएगा, चैत्य पे मिल जाएगा, विहार पे मिल जाएगा। तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आप अगर थोड़ा सा ना यार पहले से अगर माइंड मेकअप कर लो कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, समझ रहे हो ना। जैसे एक छोटी सी स्टोरी है कि अपन कहीं जाते हैं तो हमें अगर पहले से बता दिया जाए कि आपको इन इन चीज़ों का ध्यान रखना है,
तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखोगे, ठीक है। वरना आप वहाँ पहुँच भी जाओगे, फिर आपको पूछ रहा है वहाँ पहुँचने के बाद में कि यार आपको है ना, आपने बीच में ये चीज़ देखी थी क्या, तो आपको यार हमें तो बताई नहीं, ठीक है। ऐसे ही हमारे साथ होता है, हम पूरी बुक पढ़ लेते हैं और फिर जब क्वेश्चन करने की बात आती है, वो मैंने तो इसका ध्यान नहीं दिया। तो वो तभी रख पाओगे जब पहले पढ़ने से पहले क्या करना है, ये एनालिसिस कि हाँ यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि यहाँ ये ज़रूर है, हमने कुछ ही क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में, अभी 5 साल का हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हमें कॉन्सेप्ट जो है, तीसरा हमें क्या ध्यान रखना है, उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, उनके जो सिद्धांत हैं फेमस, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखने हैं। ये अगर चीज़ें अगर आप ध्यान में रख के जाते हो तो आप जैनिज्म और बुद्धिज़्म से ठीक ठाक क्वेश्चन सही कर लोगे। और भी हैं वैसे थीम्स, ऐसी बात नहीं है, जैनिज्म और बुद्धिज़्म से और भी थीम है। अब वो आपको क्या करना है, जैसे 3 तो मैंने बता दिया आपको। अब आप प्रीवियस ईयर्स देखोगे ना तो उसमें आपको लगेगा मान लो और कोई क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो उसको क्या करो आप कि हाँ यार 3 तो सर ने बताई थी और एक ये थीम और पूछते हैं, ये थीम और पूछते हैं, तो पढ़ते टाइम उसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन देखें एंसेंट में, तो मौर्य साम्राज्य। देखो मौर्य साम्राज्य में है ना, एक क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है, या तो अशोक के जो पिलर्स हैं, अशोक की जो धम्म पॉलिसी थी वहाँ से पूछ लेंगे, या फिर और भी जो मौर्य शासक हुए हैं उनके, जैसे कौटिल्य के बारे में पूछ लिया था यूपीएससी ने पीछे। तो आप अगर इसको पढ़ के जाते हो मौर्य काल को, तो आपके चांसेस रहते हैं कि अगर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो अगर मान लो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो 2 कहीं से भी आपको बुद्धिज़्म, इंडस वहाँ से पूछ सकता है, गुप्त काल से पूछ सकता है, लेकिन जैसे 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फिर क्या है कि इन सभी को एक एक क्वेश्चन, तो मान लो वो भी क्या है, वेराइटी रखना चाहता है जो भी एग्जामिनर है, तो वो यहाँ से पूछने की कोशिश करेगा और आपका वो क्वेश्चन सही हो जाएगा अगर उसको आप थोड़ा ठीक ठाक प्रिपेयर करके गए हुए हैं। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राण्योशोक राजा अशोक उल्लिखित है। अब हो सकता है आपको आर्ट एंड जो कल्चर है उसमें आपको ये मान लो पढ़ाया जाए, लेकिन आप जब कोई भी बुक पढ़ रहे हो और उसमें आप जब मौर्यन पीरियड पढ़ रहे हो तो वहाँ ये चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा हार्ड था, हालांकि मैंने जो बुक बताई थी आपको उसमें ये है, उससे पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। यानी आपको क्या बताना है कि अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ, मान लो एक चीज़ हमें पता चल गई कि मुझे पढ़ते टाइम है ना ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे मान लीजिए मूर्ति शिल्प मिला है, कौन से जो मान लीजिए उनके अभिलेख थे, ठीक है, इंस्क्रिप्शन थे, उनमें उनकी लिपि क्या थी। अभी थोड़ा सा क्या है कि आप प्रीवियस ईयर्स देखोगे ना तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है, लिपि कौन सी थी, किन किन जगहों पर, किन किन स्थलों पर अशोक के इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। जैसे आप अगर यहाँ पे तो हमने वो क्वेश्चन नहीं लिया है, जैसे धौली, जोगढ़, इन स्थलों को एक बार दिया गया था कि निम्न में से कहाँ पर अशोक के अभिलेख जो इंस्क्रिप्शन है या नहीं है। इसके अलावा देखो शाहबाज गड्डी, सांची, कंगनहल्ली, सोगोरा, तो मतलब प्लेसेस दिए जाएंगे कि यहाँ पे अशोक के इंस्क्रिप्शन है या नहीं। यहाँ थोड़ा और अंदर जाके पूछा है कि कौन सी जगह उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर मिला है। अब जैसे ये है कि राण्य अशोक, कई बार ये भी पूछते हैं कि कहाँ पे राजा अशोक जो स्वयं का नाम है वो कौन से अभिलेख इंस्क्रिप्शन में मिलता है। तो आप जब पढ़ रहे हो, कोई ये बेसिक बुक में भी है ये चीज़, ठीक है, तो वहाँ से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी आप जैसे कौटिल्य वाला क्वेश्चन पूछा था वो थोड़ा हार्ड था ना, जो कौटिल्य वाला क्वेश्चन था ये थोड़ा सा हार्ड था अगर आपने, क्योंकि इतना डिटेल में वो कहीं नहीं मिलता है ना, आपकी बुक्स में मिलता है। थोड़ा सा वहाँ क्या है कि हमें कॉमन सेंस, या फिर देखो 1-2 क्वेश्चन छोड़े भी जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमें सारे ही क्वेश्चन करने हैं। मान लो 15 क्वेश्चन है, या तो आप कॉमन सेंस अगर आपको लगता है कि मैं लूँगा इसको अटैम्प्ट और मुझे लग रहा है ये बात गलत है ये सही है तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हो। एक कौटिल्य वाला पूछा गया था वो मौर्य काल से ही था। तो अगर आप मौर्य साम्राज्य को ठीक ठाक करके जाते हो तो वहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है, और बहुत हार्ड नहीं होता है, ईजी सा क्वेश्चन होता है।
एक करंट अफेयर का ना एक चीज़ और बताता हूँ, वैसे ये चीज़ हमने सोचा था कि लास्ट में बताएं। करंट अफेयर का जो क्वेश्चन होता है ना, आजकल क्या है कि देखो पेपर को और ईजी बनाने के लिए, सभी का कंपटीशन है ना वो कम करने के लिए, अब क्या है कि कोई नया नया स्टूडेंट आया है, मैंने से हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पढ़ रखी है, तो हम दोनों को समान लेवल पे कैसे लाए, तो वो ऐसी चीज़ पूछने की कोशिश करता है जो बहुत चर्चा में रही हो, ठीक है, वो क्या रही हो, चर्चा में रही हो। तो ऐसी जैसे धोलावीरा वाला मैंने बताया था 2021 में, वो चर्चा में था। तो अब उसको एक जो इंसान डेली न्यूज़ अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, अपना करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहा है, वो भी तैयार कर सकता था। तो इसलिए भी तैयार रहना है हमें कि आजकल यूपीएससी अगर कोई मान लो कहीं उत्खनन हो रहा है, कोई नई चीज़ मिली है, कोई नई स्टडी हुई है, तो वो चीज़ें भी यूपीएससी पूछता है, ठीक है। जैसे कंगन अली यहाँ पे मतलब जहाँ तक मुझे याद है कुछ खुदाई चल रही थी, तो उस वजह से इन्होंने उसमें पूछ लिया। और ये वैसे फेमस भी है, ईरानी अशोक, राजा अशोक नाम कहाँ है, तो ये फेमस भी है, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर का भी ध्यान रखना है, ठीक है। हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से करंट अफेयर से जोड़ के नहीं पूछेंगे, पक्का ही पूछते हैं, आजकल तो लगातार पूछते हैं। जैसे रामानुज वाला क्वेश्चन पूछा हो, चाहे सोमनाथ मंदिर वाला पूछा हो, वो करंट अफेयर में थे, इसलिए उन क्वेश्चन उनको पूछा है। इसके अलावा जैसे आपको पता भी होगा, एक बार उन्होंने संसद का भी पूछ लिया था, ठीक है। 64 योगिनी मंदिर मुरैना, अब हमारी जो संसद है वो नई जो बनी है उसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है आर्किटेक्चर अगर किसी कहीं से रिलेटेड है एंसेंट मतलब हिस्ट्री से, तो उसको वो पूछ सकता है, ठीक है। मतलब अगर आप इसको प्रिपेयर करके जाते हो और अगर क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं 3 4 या 5, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। जैसे 2019 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि विष्टि क्या होती है। अब हो सकता है कि देखो आपको ना कोई इसको ना एक अलग फॉर्मेट में आपको बताया कि है ना जो शब्दावली है, कि जिस नाम का हमें अर्थ पता हो तो वहाँ तो समस्या नहीं आती है, ठीक है ना। अब अभी जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो पुराने टाइम में प्रधानमंत्री को क्या बोलते थे, अब उस शब्द का अगर जैसे आपको अर्थ पढ़ते टाइम क्या किया करो, अगर उन चीज़ों का आपका अर्थ पता है तो छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि ये भूल जाऊँगा, ये अर्थ थोड़ा सा अजीब सा है, तो आप क्या है उसको लिख लो, एक सारणी बना लो कि एंसेंट मैंने ये 50 वर्ड मेरे को मिले हैं जिनका अर्थ मेरे को पता नहीं है, तो उनकी एक सारणी बना लो। जैसे विष्टि है, बलात्श्रम, विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसको आप वैसे गुप्त काल अगर आप पढ़ते हो, देखो मैंने फिर बता रहा हूँ, जो बुक मैंने बताई है आर्य वाली, उसमें तो ये सारे हैं, उसमें तो कोई चीज़ है ही नहीं जो बाहर है। लेकिन आप जो भी पढ़ते हो, मान लीजिए अब एनसीईआरटी सारे पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में मिल जाएगा ये, अगर आप ढंग से उसको पढ़ते हैं। ओल्ड और न्यू वो दोनों पढ़नी है आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, बहुत पतली पतली सी हैं और बहुत ज़्यादा पेजेस भी नहीं है, तो उनको आराम से आप एक बार पढ़ सकते हो। और पता ये देखो, एक पेज में आपको काम की चीज़ है ना बहुत कम मिलेगी, क्योंकि जो चीज़ आपको आती है, जो आपको पता है, पढ़ने से पता चल रहा है, उसको तो आपको करना ही नहीं है ना। आपको तो क्या करना है, जो शब्द आपको लग रहा है कि हाँ ये शब्द है, जैसे विष्टि आपकी ध्यान में आ गया, तो विष्टि को आप देख लो और उसको लिख लो कि हाँ विष्टि का अर्थ ये होता है, ठीक है। ऐसे ही देखो कुल्लेवाप और द्रोणवाप, ये दो शब्द है। अगर आप ये भी गुप्त काल के समय जो भूमि मापन की जो इकाइयाँ थी उनको कुल्लेवाप, द्रोणवाप, ठीक है, ये बोलते थे। अब ये भी क्या है, उसी में आप शब्दावली वाले हेडिंग में भी ले सकते हो, गुप्त काल पढ़ोगे तो वहाँ भी आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप पढ़ते हो, इसके अलावा जैसे आपने चंद्रगुप्त थे, उसके जो नवरत्न हैं कालिदास, अमर सिंह, वहाँ से भी यूपीएससी ने काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे हैं। तो इस हेडिंग से अगर आप गुप्त साम्राज्य को अगर आप ढंग से पढ़ते हो, उसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर उसको पढ़ते हो, उनके जो दरबारी कवि थे उनको ठीक ठाक पढ़ते हो, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त है, उनकी उपलब्धियों को आप पढ़ते हो, ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन यहाँ से भी ठीक ठाक मतलब कर सकते हो। अब आप ये मत सोचना कि सर आप तो है ना हर में ही बता रहे हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, तो सारे क्वेश्चन इतने तो फिर एंसेंट से सभी क्वेश्चन थोड़ी आएंगे। मेरा कहने का मतलब है अगर आप इनको करके जाते हो और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको आसानी से सही कर सकते हो, ठीक है। अब वो यूपीएससी पे कौन सा पूछता है कौन सा नहीं पूछता है। इसके बाद में अगर अपन देखें संगम एज, अब संगम एज वाला ऐसा होता है कि इसको हम कम पढ़ के जाते हैं, थोड़ा सा वर्ड भी इनके अलग अलग होते हैं हम, क्योंकि मेनली संगम एज मतलब साउथ इंडिया वाला जो हिस्ट्री है उसके बारे में है।
तो उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से हार्ड लगते हैं हमें। जैसे मैंने वट तिरुकल की बात की थी, मैंने वट तिरुकल की बात की थी। अब नाम सुनने से पता ही नहीं चल रहा है कि वट तिरुकल क्या होता है, वट तिरुकल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ आपको क्या करना है, आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वहाँ से भी अगर कोई जैसे नाम है जिनका आपको अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उनको आप एक, वो जैसे मैंने बताया था कि वो 50-60 शब्द मिलेंगे आपको, उनको आप एक तरफ लिख लो। मैंने जो बुक बताई थी, हालांकि वहाँ भी नहीं मिलता है, कुछ क्वेश्चन वो नहीं मिलते, ये उपेंद्र सिंह में आपको मिल सकता है, आप अगर उपेंद्र सिंह, लेकिन वही बात दिक्कत क्या है, उपेंद्र सिंह बहुत बल्कि बुक है, ठीक है, और एक क्वेश्चन के लिए उस किताब को पढ़ना 600 पेज बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है। तो अगर आपने पढ़ा, कहीं आपकी नज़रों में आया हुआ था तो ठीक है, वरना आप क्या कर सकते हो, जो आ रहे हैं वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ से एक चीज़ पता चल गई, थीम पता चल गई, थोड़ी देखो यार एक्स्ट्रा मेहनत भी की जा सकती है। अगर मुझे पता हो कि संगम में से क्वेश्चन आएगा तो मैं थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत भी कर सकता हूँ। कैसे कि कहीं से भी कोई नोट्स ला के, या फिर कोई एक्स्ट्रा थोड़ा सा कि यार ऐसा कोई है क्या रिसोर्स जहाँ पे संगम एज के बारे में फुल डिटेल से दिया हुआ है, जैसे मैंने जो बुक बताई थी, या फिर आप कोई दोस्त सजेस्ट करे, तो उस टॉपिक को आप प्रॉपरली ठीक ढंग से प्रिपेयर कर सकते हो। समझ रहे हो। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। 2022 में है, 23, 22, और अगर आप पीछे और देखेंगे, यहाँ मैं सारे क्वेश्चन नहीं ला सकता क्योंकि वही फिर हमारे जो आगे एनालिसिस है उसमें क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। जो संगम लिटरेचर है उसका कॉन्सेप्ट या उसमें किस चीज़ों का वर्णन था, वो चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में पूछी है। आप थोड़ा सा बैक जाके देखोगे प्रीवियस ईयर्स में। वैसे मैं एक थोड़ी सी देखो, यहाँ एक चीज़ देखो, इसका आंसर क्या था, जैसे कि कौन सा कथन एक सही है, ठीक है। तो संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है, तो कुछ भी थोड़ा बहुत हो गया तो ये तो गलत हो जाएगा ना। एक आपको एलिमिनेशन टेक्निक है, वो भी हम बताएंगे कि कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं उनको आप डिलीट कर मतलब आप उनको छोड़ सकते हो। तो वो थोड़ा सा जब आप मतलब जहाँ तक हो तो कोशिश करो कि हमने नॉलेज से उसको क्वेश्चन को करने का हिम्मत मतलब रखें। वो तो बाद में की बात है कि आ नहीं रहा था तो मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, ठीक है। अब है वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, ठीक है। आपको नहीं पता मान लो। संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं था, और संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है, ठीक है। आप जो भी बुक पढ़ते हो वहाँ से आपसे हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन एक चीज़ देखो, आप मान लो इसका आंसर तो ये था, ठीक है, संगम कविताओं में, ठीक है, इसका बी आंसर था। इस स्टेटमेंट को देखो आप, संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है, यहाँ सही पूछा था, यानी कि समर शौर्य जो गाथाएं जो भी उनका संदर्भ है। यहाँ क्या पूछा है, वट तिरुकल, और इसका आंसर क्या है, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनुसरण कर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। समर शौर्य हो गया ना, ठीक है। अगर आप युद्ध में पराजित हो गए तो आपको अनशन करके अपना प्राण त्याग देना है। तो अगर आप 2022 में आपने पेपर देखा, 2023 का अगर आप पेपर दे रहे थे, तो आपको क्या करना था कि यार ऐसी चीज़ें पूछते हैं हमें, जैसे ये जो शौर्य वाली, मान लो कोई भी शब्दावली, आप एक वीरकल शब्द भी पढ़ोगे, वीरकल किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं ना, आप इन क्वेश्चंस को देखकर हमें समझ में आ रहा है कि हमें पढ़ते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पढ़ना सब कुछ है, बट ध्यान किस चीज़ का रखना है कि वो हमसे छूट नहीं जाए एटलीस्ट, ठीक है। तो संगम में से क्वेश्चन आ ही रहा है, कंटिन्यू पूछेगा यूपीएससी। उसका रीज़न ये है कि ये थोड़ा सा हार्ड रहता है, ठीक है ना, इसकी शब्दावली थोड़ी सी हार्ड रहती है, तो वो यूपीएससी आपको परेशान करने के लिए पूछ सकता है। लेकिन हमें पता है, हमने देख लिया कि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आ रहा है, तो आप कोई भी एक बुक लेकर जिसमें सारी चीज़ें हों, आसानी से, जो वर्ड्स आपको पता नहीं है अगली बार कुछ और पूछ सकता है। जैसे अभी आप सर्च कर सकते हो, आपको देखना है कि इसको क्या बोलते हैं, राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना। तो इन महिला अंगरक्षिकाओं को क्या बोलते हैं, ये आप सर्च करो, अगली बार पूछ सकता है यूपीएससी। तो ये काम हमने देख लिया कि हमें ये जो शब्दावली है इसको ढंग से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो है ऐतिहासिक स्थल। अब देखो, ऐतिहासिक स्थल का कोई अलग से वैसे टॉपिक तो होता नहीं है। आप मान लो हड़प्पा पढ़ रहे थे, ठीक है, आपने ताम्रपाषाण काल पढ़ा,
आपने वैदिक एज पढ़ा, आपने उसके बाद में महाजनपद पढ़े, मौर्य काल आपने पढ़ा, तो जो भी ऐतिहासिक स्थल है जो आपके टेक्स्ट में जो भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे वर्णित है, ठीक है, तो उनको पूछे जाने का जैसे चांसेस रहते हैं। जैसे आप सबसे सिंपलेस्ट अगर आप लो तो पाटलिपुत्र मान लो, तो आपको पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र ये कहाँ है, ठीक है, और वर्तमान में इसका क्या नाम है, तो वो चीज़ सबसे इजी बता रहा हूँ मैं तो, ठीक है, इतना इजी पूछता नहीं है यूपीएससी, तो उस चीज़ को यूपीएससी पूछ सकता है। अब यहाँ आपको देखना है कि प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरक्कई, पुम-पहाड़ और मुच्चिरी क्या है, ठीक है, किस चीज़ के लिए सुविख्यात है, तो ये वैसे पतन है, ठीक है। ऐसे ही ये पूछा है घंटसाला, कंदूरा और चोल ये क्या है, ठीक है, ये भी बंदरगाह थे। यानी कि आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ रहे हो तो किसी स्थल के बारे में आ जाए तो आपको उसका किस चीज़ के लिए फेमस था, यहाँ से ट्रेड होता था, ठीक है, ट्रेड सेंटर था, या कोई कल्चरल सेंटर था, या कोई पॉलिटिकल सेंटर था, या फिर कोई जैसे मंदिर था वहाँ पे, ठीक है, ये जैसे बंदरगाह है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको पता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो इनको आप एक सारणी बना सकते हो, लिख सकते हो कि हाँ भाई जो भी स्थल है मुझे याद है, उनको पढ़ने का मतलब ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनका नहीं पता है उनको आप कैटेगरी वाइज बना सकते हो कि यहाँ पे ये मिला था, यहाँ पे ये मिला था, तो आसानी से आपका ये क्वेश्चन सही हो सकता है। ये शब्दावली वाली कैटेगरी हमने इसलिए डाली है। वैसे तो आप जैसे इस क्वेश्चन को देखो, आप कोरक्कई, पुम-पहाड़ और मुच्चिरी, अब मेरा तो क्या हिस्ट्री ऑप्शनल, मुझे पता है, मान लो संगम एज के अंदर जैसे चोल, चेर, पांडे हैं, उनको अगर आप पढ़ते हो तो सारे स्थलों के बारे में वहाँ पे डिटेल से इनका लिखा हुआ आता है। तो आप संगम एज पढ़ रहे हो तो एक तो वहाँ हो जाएगा आपका। एक तरीका है क्या है कि आप खुद है ना यार, जैसे पूरा एंसेंट में जितने भी स्थलों के बारे में दिया हुआ है उनका आप अलग से एक सारणी बना सकते हो। तो दोनों तरीका है, ये मैंने बता दिया कि शब्दावली पूछता है यूपीएससी, तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में तो संगम एज इंपॉर्टेंट था ही, शब्दावली इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल वोकैबुलरी वो स्थान थे, और ये शब्दावली। जैसे अब वट तिरुकल मैंने यहाँ पर भी दिया है, उसका रीज़न क्या आप समझ रहे हो कि संगम एज पढ़ रहे हो संगम एज पढ़ रहे हो तो वहाँ भी पढ़ना है, और शब्दावली में भी आप इसको लिख लोगे एक जगह तो आपकी डबल मेहनत होगी, तो उसका आपको फ़ायदा भी मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या पूछा है, हुंडी। हुंडी तो नॉर्थ इंडिया में क्या है कि अब भी लोग मतलब इस शब्द को काम में लेते हैं, तो एक आइडिया लगा लेता है व्यक्ति कि हाँ ये इसका आंसर क्या होगा। लेकिन मान लो कोई साउथ इंडिया का एस्पायरेंट है, उसको नहीं पता होगा, तो उसको ही लिखना पड़ेगा आपकी तरह से। आप वट तिरुकल को लिख रहे हो ना, प्रिपेयर कर रहे हो सारणी, वैसे आप उनको हुंडी की वैसे लिखना पड़ेगा कि हाँ हुंडी क्या होती है, ठीक है। तो ऐतिहासिक शब्दावलियों का भी आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से, ठीक है, हर साल पूछ रहा है 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे देखें, किंग्स एंड किंगडम, पिछले 2 या 3 साल से क्या हो रहा है, यूपीएससी विभिन्न राजवंश देता है, उनके स्थान मतलब किस एरिया से वो संबंधित थे, और उसके साथ क्या करता है कि राजाओं के नाम दे देता है, ठीक है। और जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। अब देखो कितने राजवंश है ये, अब हर को अलग से मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रिपेयर करना तो आसान मतलब है नहीं, लेकिन यूपीएससी अब पूछ रहा है तो हमें करना पड़ेगा। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि इस पीरियड में, जैसे शुरुआत से अगर आप देखो, जैसे आप महाजनपद काल से देख सकते हो कि किस क्षेत्र में किस राजवंश का शासन रहा, कोई फेमस राजा हुआ है। जैसे आपको मौर्य काल का अगर मैं पूछूं तो आप सब बता दोगे कि सर मौर्य काल में अशोक हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य हुए थे, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर आपको गुप्त काल का पूछूं तो उसका भी आप बता दोगे। सातवाहन भी फेमस रहे हुए हैं तो आप सातवाहनों का भी बता दोगे। ये भी ठीक ठाक मतलब रहे हुए हैं, हालांकि इनमें से कुछ जो पूर्व मध्यकाल है उसके भी हैं, तो ऐसा मत सोचना सर इसको एंसेंट में क्यों ले लिया। किंग्स एंड मतलब हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि पढ़ते टाइम ध्यान क्या रखना है, ठीक है। तो केवल जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया कि हाँ मगध है, वहाँ पे जैसे
गुप्त वंश के पतन, मतलब उनका जो कोर एरिया था वहाँ पे वो अपने पतन के बाद में भी वो शासन करते रहे। ऐसा नहीं कि एक दिन में मतलब पूरा उनका राजवंश से ख़त्म हो गया। मालवा के परमार हैं, थानेसर के पुष्यभूति हैं, कन्नौज के मोखरी हैं, देवगिरी के यादव हैं और वल्लभी के मैत्रक हैं। बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कौन से एरिया में किस राजवंश का शासन था, उस राजवंश का कोई फेमस अगर राजा है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब यूपीएससी अगली बार है ना क्या करेगा, अब जैसे यहाँ उन्होंने किन किन का शासन रहा, आपको थोड़ा सा ना टाइम पीरियड, थोड़ा आपका टाइम पीरियड का भी पता होना चाहिए। ठीक है, उससे आपको फ़ायदा होगा कि अगली बार जैसे कोई अगर थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसको आप आसानी से कर सकते हो। 2023 में भी इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था राजाओं वाले से, तो आप देखना उसको। तो ये आपको प्रिपेयर, अब देखो पहले नहीं पूछते थे, आजकल पूछ रहे हैं। 2023 में पूछा है, 2024 में भी पूछ सकते हैं। तो हमें किस गहराई तक, मतलब कितना डीपली इसको प्रिपेयर करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, आपको पता होना चाहिए किस क्षेत्र से राजवंश संबंधित है, उसका फेमस राजा कौन था, उस राजा के काल में अगर कुछ अच्छा हुआ है तो उसको प्रिपेयर कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम पीरियड का, थोड़ा सा टाइम पीरियड का भी आपको पता होना चाहिए। और एक और अच्छी बात क्या है, यूपीएससी मोस्टली है ना इन्हीं को रिपीट कर देता है। इन्हीं को, जैसे 2 ऑप्शंस नए डाल दिए और 1-2 ऑप्शंस इनमें रख दिया। ठीक है। तो एक आपको किंग्स एंड किंगडम्स है, ये आपको मिडाइवल में भी ध्यान रखना है। मिडाइवल में भी आजकल यूपीएससी पूछने लग गया है कि भाई जैसे क्रम दे के पूछ सकता है आपको कि पहले किसका शासन था, बाद में किसका, मतलब उसके बाद में कौन आया। इसके अलावा जैसे आपने मंगोल आक्रमण वाला देखा था, हम मिडाइवल अगर जब करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से वो है ना ये पूछते हैं कि चंगेज़ खान है वो जब भारत इंडस जो हमारी रिवर है उस तक आया, जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए, तो उस समय इंडिया में किसका शासन था। ठीक है। इसके बाद में भी और भी मंगोल आक्रमण हुए थे, तो उसमें शासक कौन था। तो आपको राजाओं का है ना थोड़ा सा आइडिया रखना है कि है ना यार क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, और जब मैं पढ़ ही रहा हूँ, नज़र के सामने तो आते हैं ना, तो मैं थोड़ा सा ध्यान रखूँ उसके टाइम की इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स कौन सी थी, उसका थोड़ा सा टाइम पीरियड। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली 1201 से लेकर 1205 ऐसा कुछ जरूरी नहीं, आपको ये भी आइडिया कि 1200 से 1250 के बीच में कहीं रहा था, 1300 तक वहाँ तक रहा था, तो भी चल जाएगा। ठीक है। एंसेंट आर्ट एंड कल्चर, मैंने फिर बताया था, देखो अलग से है ना आर्ट एंड कल्चर पढ़ने जाओगे तो आपको अब कई बुक भी मार्केट में चलती हैं, आप इच्छा आप पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा कहना है कि अगर आप उनसे भी पढ़ रहे हो तो एट लीस्ट जैसे जो आप मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हो तो उसी टाइम उसको भी साथ में पढ़ लेना, उसको अलग से ऐसा नहीं कि मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ने के लिए अलग बुक में जाऊँगा, वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आर्ट एंड आर्ट जो कल्चर है इसमें कुछ तो यहाँ से पता चल रहा है। जैसे इन्होंने पूछा है ये स्थल पूछे और किसके लिए जाने जाते हैं, तो बेसनगर किस लिए जाना जाता है, सेव गुफा मंदिर। तो हालांकि ये 2023 में पूछा गया था और ये चीज़ वैसे गलत है, आपने पढ़ा होगा। बाजा है, आपने चित्ते पढ़े होंगे। अब देखो रिपीट भी हो रहा है, मैंने पहले बताया था जो पीछे क्वेश्चन आए थे कि ना बुद्धिज़्म की जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, चित्ते, विहार, स्तूप, तो ये वही है, रिपीट हो रहा है, मतलब थीम रिपीट होती रहती है। सीतनवासल है तो ये जैन धर्म से संबंधित है, सही बात है। तो आप क्या कर सकते हो कि हमें एक तो जो भी यहाँ से मेनली इन्होंने क्या पूछा है, केव आर्किटेक्चर के बारे में पूछा है। ठीक है। पेंटिंग्स पूछ सकता है। ठीक है। आपसे डांस फॉर्म पूछ सकता है। डांस फॉर्म में ऐसा है कि जो क्लासिकल जो पुराने हैं वो भी पूछ सकता है, और जो क्षेत्रीय डांस हैं जो इंडिया में मतलब अलग अलग क्षेत्र में होते हैं वो भी पूछ सकता है। करंट अफेयर में अगर कोई मतलब चर्चित रहा हो कोई फेस्टिवल में तो उसको भी पूछ सकता है। ठीक है। उसके बाद में अगर अपन देखें तो ये आपके लिटरेचर के बारे में, तो लिटरेचर में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन मेनली इन्होंने इसलिए पूछ लिया था कि जैन ग्रंथ कौन सा है। आप जब जैनिज्म बुद्धिज़्म प्रिपेयर कर रहे हो तो वहीं प्रिपेयर कर लो इसको कि हाँ ये जो ग्रंथ है ये जैन धर्म का है और ये बौद्ध धर्म का है। ठीक है। और वो आपकी इच्छा, अगर आप चाहो तो अलग बुक लाकर जो मार्केट में वो भी पढ़ सकते हो। वैसे एनसीईआरटी है एक, है ना,
एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो उसको अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ से भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, उस एनसीईआरटी से बैठ जाएगा। और वरना मैंने जो बुक बताई है उसमें तो सारा है, मतलब अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, तो आपको ध्यान रखना है इसको। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अलग से है ना यार, जब हम दिमाग लगाते हैं ना कि यार हम अलग से पढ़ेंगे, तो फिर क्या उस समय ध्यान नहीं रहता फिर हमारा, ठीक है। तो कोशिश करो कि साथ में निपटाना है उसको। उसके बाद में ये देखो कुछ क्वेश्चन और हैं। ऐतिहासिक स्थल, उनकी ख्याति का कारण। अब देखो इसको आप चाहो तो स्थल वाले में भी ले सकते हो, आप चाहो तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ले सकते हो, तो मोस्टली रिपीट होते हैं थीम। बस हमें ये ध्यान रखना है कोई फेमस जगह है एंसेंट, तो क्यों फेमस है। ऑब्वियसली मैं अगर आपको मान लो बताऊं कि बुर्जोम, तो आप थोड़ा दिमाग में आएगा ना बुर्जोम क्यों फेमस है, ठीक है। तो या आप स्टोन एज पढ़ते हो, तो जैसे आप पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण पढ़ते हो, तो बुर्जोम, गुफकराल इसके बारे में पढ़ते हो, कश्मीर में स्थल है। चंद्रकेतुगढ़ है, ये आपके पश्चिम बंगाल में है, तो यहाँ टेराकोटा कला के लिए ठीक है। गणेश्वर ताम्र कलाकृतियों के लिए, तो आपको दिख जाएगा कि हाँ पहले वाला बैठ नहीं रहा है, ठीक है। ये 2021 में पूछा गया था, इसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। तो आप जब अब देखो आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो तो क्या करना है कि हमें वो अलग अलग आपको कॉन्सेप्ट दिए हुए होते हैं कि आपको ना मंदिर, महल, स्मारक, ठीक है, या फिर इंस्क्रिप्शंस हैं उनके बारे में पढ़ना है। अब अलग अलग जैसे जैनिज़्म, बुद्धिज़्म है, उनकी जो मान लो आर्किटेक्चर है उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप एक बार देख लेना। अभी नई संसद बनी है, ये उस समय क्या पुरानी वाली संसद की वजह से पूछा था, अब नए वाली के लिए पूछ सकता है, अगर उसमें अगर कोई हिस्टोरिकल एंगल है तो पूछ सकते हैं। अब देखो मिडाइवल आ गया, क्या आ गया, मिडाइवल। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, अगर आपको और भी करना है कि नहीं मतलब ये तो आपने यहाँ से क्वेश्चन आते आते हैं, इसके अलावा भी अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे आप स्टोन एज है, आप उसको जैसे पाषाण काल है ना, इसको प्रिपेयर कर सकते हो आपके पास अगर टाइम थोड़ा थोड़ा, कि कोई चीज़ अगर उनके उस समय किस प्रकार के उपकरण मिले थे, उनके स्थलों के बारे में पूछ लें, ठीक है। जैसे बुर्जोम पूछा था अभी पीछे, तो बुर्जोम एक नवपाषाण स्थल था, ठीक है, तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो। फिर वैदिक पीरियड, वैदिक काल से क्वेश्चन आता है, मतलब आता है, यूपीएससी ने पीछे काफ़ी क्वेश्चन पूछे। यहाँ हमने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि पिछले 5 वर्ष में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं था, लेकिन आपको प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं देखूं तो महाजनपद काल, तो हमारे जो 16 महाजनपद हैं, कौन सी बुक में उनका उल्लेख है, उनकी राजधानियाँ कौन कौन सी थी, इतना सा प्रिपेयर कर लोगे हो जाएगा। उसके बाद में मौर्य काल हमने देख लिया था। एक थोड़ा जो मौर्योत्तर वाला पोर्शन है, क्योंकि गैप रह जाता है ना आपके मौर्य और गुप्त काल के बीच में, तो मौर्योत्तर जो काल है उसमें कौन कौन से जो बाह्य शासक इंडो ग्रीक है आपके, ठीक है, शक, कुषाण, उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो हमारे जो क्षेत्रीय राजवंश थे, सातवाहन, उनके बारे में आपको पढ़ना है, शुंग, कण्व, उनके बारे में आपको पढ़ना है। ये कब करना है, जब आप ये सारा कर लो ना कि मेरा वो तो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर है, मुझे थोड़ा और पढ़ना है, मेरे तो कुछ गलत नहीं होना चाहिए, तो आप इसको कर सकते हो। और आउटपुट क्या है कि थोड़ा सा जो फेमस चीज़ें हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आई हुई है उन्हीं को अगर आप करके चले जाओगे तो भी हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप देखें संगमेश हमने कर ली थी, गुप्त काल कर लिया, गुप्तोत्तर, गुप्त काल के बाद वाला जो काल है, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। उसमें हर्ष है, मान लीजिए हर्षवर्धन है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये टॉपिक और हैं जिनको आप उनको कर लो, टाइम हो तो आप इनको भी पढ़ सकते हो, फिर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में ऐसा कुछ है नहीं जो एंसेंट से आए और आपका सही नहीं हो, ठीक है। अब हम चलते हैं मिडाइवल पे। मिडाइवल में क्या होता है कि
एक टाइम यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछना एकदम कम कर दिया था, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, एक साल तो पूछा भी नहीं था। तो क्या होता है कि फिर अब जो प्रिपेयर कर रहा है तो वो दिमाग लगाता है कि हाँ यार मैं इसको छोड़ के जाऊँ या फिर करूँ या नहीं करूँ। लेकिन यार एटलीस्ट जो हमने यहाँ पे एनालिसिस किया ना, ये टॉपिक कर जाना, आप ये कर जाओगे ना, तो अगर यूपीएससी को पूछने का है कि मुझे एक क्वेश्चन पूछना, तो यहीं से कोशिश करेगा कि इनसे पूछे, बहुत फेमस टॉपिक है, यूपीएससी बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे पहला ले, तो पहला कौन सा है? विजयनगर। अब ये तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, विजयनगर से तो हर साल क्वेश्चन आ रहा है, हर साल। इवन राजाओं के नाम भी है ना, जैसे देवराय प्रथम के बारे में पूछ लिया, पीछे अगर आप देखोगे देवराय सेकंड के बारे में उन्होंने ऑप्शन में वो है, ठीक है। कृष्णदेवराय के बारे में तो आपको पता ही है, उसके बारे में तो बार बार पूछते रहता है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं ना। तो विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगरों तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण किया? 2023 में पूछा है। अब देखो, कोई बोले सर देखो ये तो कितना हार्ड क्वेश्चन है, हम कैसे करेंगे, मतलब ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ है, जब मुझे पता है कि विजयनगर से क्वेश्चन आ रहा है, मैं प्रिपेयर करके जाऊंगा तो मुझे वहाँ से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। और आप प्रिपेयर करके जाते हो तो यार चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं ना कि वो सही होगा। तो मैं इसके लिए फिर जो भी आपकी बुक है, ये तो शायद एनसीईआरटी वाले से भी हो जाता है ये क्वेश्चन। और मैं बार बार, आप कहोगे सर क्या मतलब, देखो जो मैं बुक पढ़ता हूँ ना उसमें तो है ये सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं बार बार उसका नाम ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसका फ़ायदा ये होता है कि मुझे और किताबें नहीं पढ़नी पड़ती, मुझे उस एक किताब में सारी चीज़ें मिल जाती है, जो आर्या वाली मैंने बताई थी, आर्या पब्लिकेशन वाली। यानी हमें क्या ध्यान रखना है, कौन कौन से शासक थे, ठीक है, आगे पीछे का ध्यान रखना है, पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ। जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है, इसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने की, कब की, ठीक है, उसमें दिल्ली में शासक कौन था, थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है। फिर जो शासक हैं, अब क्या है कि जैसे आपको मैंने तीन नाम बताए अभी तक, देवराय प्रथम, देवराय सेकंड और कृष्णदेवराय। अगर आपको सीक्वेंस है कि हाँ यार पहले कृष्णदेवराय देख लेते हैं, नहीं मेरे पास और टाइम है, मैं देवराय के बारे में जान लेता हूँ, मैं देवराय सेकंड के बारे में जान लेता हूँ, उनके टाइम में क्या मतलब डेवलपमेंट हुए, क्या क्या चीज़ें हुई। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखो मल्लिकार्जुन, वीर विजय, विरूपाक्ष है। अब देखो यूपीएससी क्या कर सकता है अगले साल कि मल्लिकार्जुन का कुछ पूछ लिया, मल्लिकार्जुन के टाइम में क्या हुआ था, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हाँ यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ रही है, तो हमें उसको प्रिपेयर करके जाना है। इसके बाद में अगर अपन आगे देखें, विजयनगर से तो हर साल क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप उसको प्रिपेयर करके जाते हो तो आपका एक क्वेश्चन सही होने के पूरे पूरे चांस हो जाते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, मध्यकालीन भारत में फणम किसे निर्दिष्ट करता है? अब फणम नाम से तो पता नहीं चल रहा है कुछ, ठीक है। अब विजयनगर आप पढ़ के जाते हो, विजयनगर में जो आप उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उनके जो सिक्के पढ़ के जाते हो, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि हाँ फणम को क्या बोलते थे, फणम सिक्के होते थे, ठीक है। फणम, हूण, पेगोड़ा, ये सारे सिक्के थे। अब देखो ये आप शब्दावली में भी देख सकते हो, आप जब एंसेंट जैसे एंसेंट में आपने प्रिपेयर किया, वैसे ही मिडाइवल में भी आप जो शब्द आपको जिनका अर्थ नहीं पता है उनकी आप एक सारणी बना सकते हो, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। या आप विजयनगर को आप कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ रहे हो तो वैसे ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर अगला क्वेश्चन मैं देखूं कि पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? एनसीईआरटी में भी मतलब इसका वर्णन है, और अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक देखते हैं तो उसमें भी ये मिल जाएगा। और दूसरी बात, जब विजयनगर से क्वेश्चन आ रहा है, अब किसी को हार्ड लग सकता है क्योंकि यार इतना गहरे तक पूछते हैं क्या। नूनीज तो देखो नाम बहाना था, नूनीज का नाम तो बहाना था, असल में उनको ये देखना था कि उस समय की जो महिलाओं की प्रगति थी, कि महिलाएं क्या क्या काम करती थी, तो वो उनको बताना था, ठीक है। तो ये सारी काम मतलब उस समय महिलाएं करती थी, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के समय। तो जब भी आप विजयनगर साम्राज्य पढ़ रहे हो, वहाँ की सोशल कंडीशंस पढ़ते हो आप, सामाजिक जो उनकी स्थिति थी, तो वहाँ ये आपको आसानी से मिल जाता है, ठीक है। और भी हर साल कृष्णदेवराय के बारे में क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है। और बहमनी और जो विजयनगर का संघर्ष था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं, तो आपको उसको प्रिपेयर करना है ढंग से, ठीक है। मुगल साम्राज्य, हालांकि इससे पहले थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गया, सल्तनत आप
जब भी पढ़े तो सल्तनत काल को भी पढ़ें। सल्तनत काल में कौन से वंश का शासन पहले रहा, ठीक है, पहले लोधी रहे या खिलजी रहे, पूछ सकता है यूपीएससी। फिर उसमें भी आपको ये पूछ सकता है कि है ना कौन सा शासक पहले रहा, ठीक है। तुगलक है मान लीजिए, तो उनके भी तुगलक जो राजवंश रहा था उसमें से मोहम्मद बिन तुगलक है, तो फेमस पर्सनालिटी है, उसके काल में क्या क्या हुआ था, ठीक है, तो वो पूछ सकता है। तो आपको थोड़ा सा एक, चलो पहले मुगल वाला देख लेते हैं। मुगल काल से क्वेश्चन एक पूछ ही लेता है यूपीएससी, अगर मान लो मिडाइवल से उनको 4 या 5 क्वेश्चन पूछने हुए तो एक क्वेश्चन मुगल काल से आएगा। अब क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे इन्होंने पूछा है मध्यकालीन भारत के संदर्भ में इनमें से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है, ठीक है। जो प्रशासन की इकाइयाँ थी तो उनमें आपको बताना है, तो ये तो एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। अब यूपीएससी ये क्वेश्चन तो बार बार पूछेगी नहीं, ठीक है ना, यूपीएससी क्या करेगा, ये तो बार बार पूछेगा नहीं, अब वो क्या करेगा और चेंज करेगा। जैसे और भी, जैसे मान लो प्रशासन है, उनके जो विभाग हैं, यूपीएससी ने शायद पहले पूछा भी है, जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, दीवान वजारत किसको बोलते हैं, ठीक है, दीवान अर्ज किसको बोलते हैं। तो प्रॉब्लम यही तो आ रही है ना कि अभी हम यूज़ नहीं लेते। परगना क्या होता है, सरकार क्या होता है, सूबा क्या होता है। अब सूबे को आजकल मान लो हम प्रांत बोलते हैं, ठीक है, सरकार जिले को बोलते थे उस समय, परगना शायद तहसील, तो अब आजकल ये शब्द हम यूज़ भी नहीं लेते हैं, तो इसलिए हमारे लिए हार्ड है। अभी यहाँ लिख दें कि बताओ प्रांत, जिला और तहसील में से बड़ा क्या होता है, तो आप फटाक से उसको आरोही अवरोही जो करवाना कर दोगे। लेकिन ये शब्द पुराने टाइम में यूज़ लिए जाते थे मुगल काल में। तो आपको क्या करना है, अब और भी जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, मान लो उस समय के जो अधिकारी थे, अब उनके नाम भी आजकल की तरह नहीं होते थे, उस समय भी अलग अलग नाम होते थे, ठीक है, दीवान है मान लीजिए, वजीर है, ठीक है। तो आपको उनको प्रिपेयर करना है। यहाँ से आपको पता चल गया कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं शब्दावली वाले, तो मुझे और जो भी शब्दावली हैं जो मेरी बुक में है, मुझे उसको ढंग से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। इसके बाद में ये जमींदार और जागीरदार, इनमें क्या अंतर होता है, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन आप अगर आप एनसीईआरटी में देखते हो और कोई भी स्टैंडर्ड बुक में देखते हो तो ये मिल जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आसानी से, ये 2019 में पूछा था इन्होंने। इसके बाद में मियाँ तानसेन, तो ये भी 2019 का है, 2019 में 2 क्वेश्चन हो गए, सॉरी। मियाँ तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, कि सम्राट अकबर द्वारा उन्हें तानसेन की उपाधि दी गई। अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा पढ़ते हो तो है ना, अगर अच्छी किताब से, जैसे मैंने जो बताई उससे पढ़ते हो, या फिर जो भी आपके पास है, तो वहाँ लिखा हुआ आता है साफ साफ कि ना यार, जो इन्हें तानसेन की उपाधि है ना, वो ग्वालियर की राजा ने दी थी, इन्होंने नहीं दी थी। हालांकि जो मियाँ शब्द है, मियाँ तानसेन है ना, ये अकबर ने दी थी, लेकिन जो तानसेन की उपाधि है वो ग्वालियर के राजा ने दी थी, अकबर ने नहीं दी थी। लेकिन हमारा यहाँ पढ़ने वाला मुद्दा, हमें ये देखना है कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछते हैं। तो ये क्या है कि अगर आप आर्ट एंड जो कल्चर वाला पोर्शन पढ़ते हो, तो वहाँ जब आप मुगल काल के जो संगीत वाला पोर्शन पढ़ोगे तो ये या तो वहाँ मिल जाएगा, या फिर आप जब अकबर के नवरत्न या उसमें पढ़ रहे हो तो वहाँ मिल जाएगा। मुगल काल से एक क्वेश्चन आता ही है, जैसे उन्होंने योग वशिष्ठ भी पूछा था, हालांकि यहाँ नहीं है शायद, तो योग वशिष्ठ भी उन्होंने पूछा था, जो बुक है उसके बारे में। यहाँ इन्होंने पूछा है किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार और व्यक्तिक रूप चित्रों पर जोर दिया था। अब जहांगीर के टाइम मुगल जो चित्रकला उसका स्वर्ण काल था, ठीक है। तो आप अगर मुगल काल को पढ़ के जाते हो तो आपका एक क्वेश्चन आसानी से सही होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि और एक और अच्छी बात है, हमने जब मान लो 6 से 10 तक की जो एनसीईआरटी है उसमें भी ना इनका जिक्र होता रहता है, उनमें भी क्या होता है, इनका जिक्र होता रहता है, फैमिलियर है। तो इन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करके जाते हो ना, तो क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैंने बताया था एक आप सल्तनत वाला और देख लेना ना, सल्तनत काल में कौन से राजा हुए थे, उनके टाइम की इंसिडेंट्स आप थोड़े से देख लेना। अब एक मैंने पहले ही बताई थी, दोबारा बता रहा हूँ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
आप जिस राजा के बारे में पढ़ रहे हो तो उस समय जो जो डेवलपमेंट हुए उसको उस साथ प्रिपेयर करोगे ना तो ज़्यादा चांसेस हैं याद रहने के। ठीक है, मैं तो ऐसा ही करता हूँ। हालांकि अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं हमारी जो पहले से हमारा ऐसा पैटर्न चला आ रहा है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को लगता है कि वैसे दिक्कत आ रही है तो आप एक बार ये ट्राई कर सकते हो कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर को साथ साथ पढ़ो। मिडाइवल का है तो उसको मिडाइवल के टाइम पढ़ लिया, एंसेंट का है तो उसको एंसेंट के टाइम पढ़ लिया। अब कई बार ऐसा हो सकता है सर ये जो नए नए चर्चा में रहते हैं वो पूछते हैं उसको कहाँ पढ़ें। अब वो तो ऑब्वियसली है ना कि आप जो करंट अफेयर पढ़ रहे हो वो उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो वोकेबलरी के बारे में देखें तो कूल्हा दारान, ये एक हार्ड क्वेश्चन था ना, थोड़ा सा हार्ड था। इसका जिक्र बहुत कम जगह मिलता है। यूपीएससी कहीं से उठा के लाया था ताकि एस्पायरेंट को थोड़ा परेशान किया जा सके। एक जो तुक्के मार के आते हैं उनका थोड़ा सा मोरल है वो डाउन करना ज़रूरी था, इस वजह से उन्होंने पूछ लिया। जैसे मेरे को भी, मैं हालांकि हिस्ट्री ऑप्शन मेरा रहा हुआ है लेकिन मुझे भी थोड़ा नहीं आ रहा था, मैंने बाद में देखा था सेल्स को बोलते हैं। लेकिन मैंने बताया था ना कि यार 15 क्वेश्चन आते हैं ना, एक क्वेश्चन हमेशा ऐसा होता है जो एकदम नया फ्रेश कहीं नहीं आया हुआ है। लेकिन हमें ना उस पर ज़्यादा जोर नहीं देना, हमें उस 14 पे जोर देना है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा है, मतलब 14 तो बहुत ज़्यादा है। अगर हम 10+ भी सही कर गए ना तो बहुत ज़्यादा नंबर आता है। ठीक है ना, तो शब्दावली का ध्यान रखना है। ये तो चलो मान लो उन्होंने कोई अलग बुक से पढ़ लिया, लेकिन जिस भी बुक को हम पढ़ रहे हैं, जो भी नोट्स हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पर ऐसे शब्द आते हैं जिनका अर्थ हमें पता नहीं है तो उनको आप या तो वहीं पे अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है, हाईलाइटर से जो भी है, या फिर अपना एक पेज का या 2 पेज के नोट्स बना लो, उसमें लिख लो, बार बार रिवीजन करते रहो तो आपकी वो हैबिट में आ जाएंगे। किंग्स एंड किंगडम, वैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ये भी यूपीएससी का पैटर्न रहा है कि वो जो इंसिडेंट्स हुई किसके टाइम में क्या हुआ। जैसे मैंने आपको मंगोल वाली पहले भी बताया था कि भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ था। एक यार प्रीवियस ईयर्स है ना, इनको थोड़ा, जैसे हमने 5 साल का एनालिसिस हम यहाँ कर रहे हैं, आप चाहो तो ना 10-11 साल तक का कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, ज़्यादा टाइम है तो। जैसे हमने एक बुक भी आपको मैंने आपको बताया भी था पहले कि ये बुक हमने निकाली थी है ना, इसमें 11 वर्ष के ना प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस किया हुआ है। मैं ये बात अभी क्यों बता रहा हूँ, उसका रीज़न है, देखो उसका रीज़न ये है कि ये जो है ना, भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के टाइम हुआ था। ठीक है, हुआ क्या कि इससे पहले यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था और उसमें ना उन्होंने साफ साफ जैसे बताया था कि इल्तुतमिश है ना, इसके टाइम चंगेज खान का आक्रमण हुआ। ठीक है, मतलब इंडिया पे आक्रमण नहीं हुआ था लेकिन वो सिंधु इंडस रिवर तक आ गया था पीछा करते करते। किंग्स एंड किंगडम, मैंने बताया कि अगर आप इसको प्रिपेयर करते हो कि कौन सा राजा, मतलब पहले कौन सा हुआ, उसके बाद में कौन सा राजा हुआ, कौन सा राजवंश पहले था, थोड़ा टाइम फ्रेम याद रहे तो इतना तो याद रह ही जाता है ना। अलाउद्दीन खिलजी कब, नहीं जलालुद्दीन खिलजी है वो ओबियसली बाद में हुआ था, इल्तुतमिश पहले हुआ था, और हमने पढ़ रखा है कि चंगेज़ खान उसके टाइम यहाँ आया था। तो जो बीच का टाइम पीरियड है उसमें भी आक्रमण तो हुए होंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी में भी साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो मान लो जैसे बलबन था तो बलबन के टाइम भी खूब आक्रमण हुए थे। तो ये पहला स्टेटमेंट है वो एकदम क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो अगर आप प्रीवियस ढंग से करके जाते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको क्वेश्चन देखे हुए मिल जाएंगे, रिपीट थीम। भाई थीम्स हम कहाँ से लाए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन देख के तो लाए हैं, इवन क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको ना जैसे हमारी वाली बुक में फ़ायदा ये है कि जैसे अगर ये क्वेश्चन आ गया मंगोल वाला तो हमने उसको एक्सप्लेनेशन इतना वाइड किया है कि आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर हमारे वाली बुक पढ़ के चले जाओगे जो प्रीवियस एनालिसिस वाली है 11 वर्ष की, तो उससे ही वो क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे अगर आप उसका एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से, हालांकि ये 2022 में है, ठीक है, पहले वाले से हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो किंग्स एंड किंगडम का आपको ध्यान रखना है, कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब कुछ हो सकते हैं कि सर ये तो एंसेंट में है, तो एक जैसे पूर्व मध्यकाल है उस टाइम के राजा हैं तो उसको आप मध्यकाल में भी ले सकते हो, आप चाहो तो इसको एंसेंट में भी ले सकते हो। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है वो ये है कि हमें आजकल जब भी पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, अच्छे नंबर लाने हैं। तो हमें क्या करना है, जो भी राजवंश है जैसे चंदेल राजवंश है, इसके 1-2 शासक जो इम्पोर्टेंट हुए हुए, पहला तो जैसे मान लो किसने स्थापना की,
इसकी स्थापना किसने की, पहला। दूसरा, कोई ऐसा शासक जिसके टाइम मतलब बहुत फेमस रहा हो, उस जैसे चंदेल राजवंश का सबसे फेमस राजा है मान लो, तो उन 2-3 का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे परमार है, गुर्जर प्रतिहार है और राष्ट्रकूट है। और ये राजवंश है ना, मतलब आप कोई भी बुक पढ़ते हो ना, उसमें सबका इनका मिलता है उल्लेख। अब चाहे आप जैसे अभी मैं बोल दूँ भोज, राष्ट्रकूट, अब आपको ही पता है भोज जो है वो राष्ट्रकूट से संबंधित नहीं था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आगे से अगर क्वेश्चन सही करने हैं तो क्या करोगे, राष्ट्रकूट अगर आपके नोट्स या आपके एनसीईआरटी में है तो ठीक है, वरना आप खुद से भी कर सकते हो यार, गूगल कर सकते हो या कोई बुक जैसे मैंने बताया था उसमें तो सारी चीज़ें हैं, वहाँ से कर सकते हो कि 2 या 3 राजा जो फेमस रहे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में अगर अपन देखें तो एक जैसे ना क्षेत्रीय राजवंश हो रहा है ना, इनको कर लो तो क्या है कि क्षेत्रीय राजवंश को भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना। जैसे गुजरात है, ठीक है, मालवा है, बंगाल है, ठीक है, तो वहाँ पे कौन से ऐसे राजा थे, तो मतलब ऐसा नहीं होते सारे राजा फेमस होते हैं, कुछ राजा होते हैं जिनके टाइम कोई इंसिडेंट होती है वो फेमस होते हैं। जैसे 2023 में एक क्वेश्चन पूछा था, जैसे पुर्तगाली हैं उन्होंने दीव पे अधिकार कब किया था, ये एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा। तो अब वो क्या था कि बहादुर शाह के टाइम हुआ था। तो ये आपको या तो आप जब से पुर्तगालियों का आगमन है उसको अगर आप विस्तार से पढ़ रहे हो तो वहाँ मिल जाएगा आपको, या आप जैसे ठीक है थोड़ी सी मेहनत खुद से भी कर सकते हो कि हाँ यार कोई ऐसा शासक था जिसके टाइम में कुछ ऐसी कोई घटना हुई थी तो उसको आप थोड़ा सा देख सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है कि देखो यार एक्स्ट्रा मेहनत करोगे ना और आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो एक्स्ट्रा मेहनत आपको पे करेगी और लोगों से आप 2 नंबर आगे होगे, ठीक है। और ऐसे करते करते आप अगर सभी में थोड़ी थोड़ी मेहनत करोगे ना तो 2-4 क्वेश्चन आप हर जो सेक्शन है चाहे हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी सब में आप 2-4 क्वेश्चन है उसमें आप आगे हो जाओगे। और वो फिर क्या लास्ट में दिखेगा कि हाँ यार ये 2-2 नंबर से ना हमें कितना फ़ायदा हुआ है। उसके बाद में आप अगर आगे देखें तो ये वही किंग्स एंड, देखो ये क्वेश्चन 2000 कब आया है, 21 में आया है, कब आया है 21 में, ठीक है। और उसके बाद में देखो देवराय का क्वेश्चन पूछा था, देवराय द्वितीय का, यहाँ पे देवराय द्वितीय का जिक्र है, मोहम्मद बिन तुगलक का जिक्र है, ठीक है, इल्तुतमिश का जिक्र है। तो यही रिपीट करता रहता है यूपीएससी, कभी इसको पूछ लिया कभी इसको पूछ लिया, ठीक है। तो आप इनको अगर एक बार वैसे अगर आप हमारी बुक में तो क्या उन्होंने बहुत एक्सप्लेन कर रखा है इनको ढंग से, तो अलग से जाके आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार उसको ज़रूर देख सकते हैं। भक्ति एंड सूफी, यहाँ से भी एक क्वेश्चन यूपीएससी हर वर्ष पूछता है, लगभग ऐसा चांसेस मतलब अगर मिडाइवल से मैंने बताया था ना अगर क्वेश्चन बढ़ते हैं तो इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे पहले रहती है। और सबसे अच्छी बात क्या है, यूपीएससी इनसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है पिछले जैसे 2022 में उन्होंने पूछा था रामानुज का, तो रामानुज का पूछा था तो इसे मिडाइवल में आता है भक्ति काल वाला जो आपका पोर्शन है, लेकिन एक करंट से जोड़ के उन्होंने पूछा था, ठीक है। तो आप भक्ति काल के जितने भी जो संत हैं सगुण निर्गुण हैं उनको आप आसानी से उनको आप थोड़ा प्रिपेयर कर लो। एक जैसे यहाँ से हमें पता चल गया कि रामानुज के बारे में पूछा है ना, तो और जो भी संत हुए थे उनके बारे में पढ़ लो। एक थोड़ा सा काल के बारे में पूछता है, जैसे क्या है कि कौन सा संत किसके काल में हुआ, ठीक है। जैसे एक बार उन्होंने पूछ लिया था कबीर है, तो ये किससे सामने रखते हैं, कौन से संत के टाइम ये हुए थे, कौन से शासक के टाइम ये हुए थे, ठीक है। ऐसे निम्बार्क का पूछा था, किसका पूछा था, निम्बार्क का पूछा था। तो आपको थोड़ा सा क्या है कि यार एक्स्ट्रा मेहनत मतलब आपको पता चल गया ना कि यार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप क्या है जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको उठाओ, जिनका जिक्र है प्लस आपके जो भी नोट्स हैं उनमें जिनका जिक्र है उनको ढंग से प्रिपेयर कर लो। ध्यान में क्या रखना है उनको प्रिपेयर करते टाइम कि वो किसके टाइम में हुए थे, ठीक है, किससे सामने रखते हैं वो आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर लोगे ना। उनके कॉन्सेप्ट क्या थे, उन्होंने मतलब जैसे आप रामानुज के बारे में अगर देखें तो विशिष्ट द्वैतवाद उन्होंने दिया था, तो क्या होता है विशिष्ट द्वैतवाद। अगर आप शंकराचार्य के बारे में देखो तो उन्होंने अद्वैतवाद के बारे में बताया था, तो अद्वैतवाद क्या होता है, ठीक है। फिर इधर आओ तो देखो ये संत निम्बार्क वाला मैंने बताया था ना कि अकबर के समकालीन थे। तो अब हमें ऐसा नहीं है कि देखो ये तो पूछेंगे नहीं वापस, आपको दादू दयाल के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है।
कबीर और शेख अहमद सर हिंदी। आपस में संतों का भी ध्यान रखना है। अगर कोई सूफ़ी संत था और कोई मान लीजिए भक्ति संत था, उनके बीच में मान लो कोई कोऑर्डिनेशन था, एक समान मान लो उन्होंने कोई आपस में विचारों का लेन देन हुआ हो या फिर एक समय में हुए हो, तो उनका भी ध्यान रखना है, ठीक है। और इनकी शिक्षाएं, इन्होंने कोई मान लो ग्रंथ लिखे हैं, किस भाषा में लिखे, कोई अगर फेमस टेक्स्ट हो तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना कर जाओगे तो आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। और मेनली हमें देखो यहाँ ये देख रहे हैं हम कि कहाँ से क्वेश्चन है ना वो रिपीट होते हैं। अब देखो मॉडर्न आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक और बताता हूँ। एक आप ना मराठा, अगर आप ये जो मैंने बताए इनको प्रिपेयर कर लो तो मराठास के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ जाना। शिवाजी के काल में ना कौन से मतलब कौन सी ऐसी घटनाएं हुई थी, उन्होंने किस प्रकार से ना अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, पुरंदर की संधि है, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा प्रिपेयर करके जा सकते हो, ठीक है। और तो मिडाइवल में अब देखो एक चीज़ और है, जो यूरोपियों का आगमन है ना, वो क्या मिडाइवल में स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो कई बार आप देखते हो कुछ लोग इसको मॉडर्न में बताते हैं, तो आगमन तो स्टार्ट हो चुका था। जैसे 2023 में जो क्वेश्चन पूछा था पुर्तगालियों वाला, ठीक है, इससे पहले भी इन्होंने ये पूछा था कि गोवा है वो पुर्तगालियों ने किससे छीना था, तो उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से छीना था। तो थोड़ा सा ना मिडाइवल को तैयार करते टाइम ये यूरोपियन वाली जो टाइम लाइन है इसको आप मॉडर्न में न रख कर यहाँ से थोड़ा सा करने का प्रयास करें। अब यहाँ जैसे उन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, ठीक है ना, तो वो भी यूपीएससी ने पूछा है। क्रम भी पूछ लेता है कि पहले जैसे उन्होंने पूछ लिया था कि भाई इस टाइम पीरियड में ना उन्होंने कौन सी फैक्ट्री स्थापित कर दी थी, ठीक है। तो ये भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। आर्ट एंड आर्किटेक्चर का मैंने पहले बताया है, सॉरी, कि अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे अकबर पढ़ रहे हो तो अकबर ने क्या क्या बनवाया, मान लो फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाया, तो वो आप उसी समय प्रिपेयर कर लो। संगीत, अब उसके टाइम मान लो तानसेन था या फिर कोई और थे, बेजू बावरा मान लो, तो आप उसको ना पढ़ रहे हो ना तो साथ में प्रिपेयर कर लो। ऐसे आप शाहजहाँ पढ़ रहे हो ताजमहल के बारे में, उसी समय प्रिपेयर कर लो, अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, मेंस के टाइम करो तो ज़रूर थोड़ा सा देख सकते हो। तो ये चीज़ एक बार आप और देख लेना ना, मराठा वाला, अगर आपके पास समय हो। अब है मॉडर्न। देखो एक टाइम तो ऐसा था कि जिनका हिस्ट्री वीक होता था वो क्या करते थे कि मॉडर्न स्पेक्ट्रम की जो बुक आती थी उसको पढ़ के चले जाते थे। लेकिन अभी यूपीएससी ने क्या किया है कि एंसेंट और मिडाइवल से भी खूब क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए। तो अगर केवल आप मॉडर्न के भरोसे जा रहे हो तो आपके साथ ब्लंडर हो सकता है। और मेरी आपको सजेशन रहेगी कि हाँ, इसको करके जाओ, बढ़िया, मतलब थोड़ा मॉडर्न का क्या ऐसा लगता भी हमें कि हम ज़्यादा याद होता है, लेकिन आप एंसेंट और मिडाइवल को भी ढंग से प्रिपेयर करके जाओ। एटलीस्ट जो टॉपिक हमने बताए वो तो पक्का प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंडिया जो एक्ट है, अब देखो यूरोपिया है, उनका जो प्रशासन था, उनकी जो नीतियाँ थी, उनका जो प्रशासन है, उनकी जो नीतियाँ हैं, भारत में जो संवैधानिक विकास क्रम रहा है, वहाँ से यूपीएससी एक आप अगर देखेंगे तो देखो 2023, 2022, आप 2021 में जाएंगे तो वहाँ भी मिलेगा। हर साल एक क्वेश्चन पूछ रहा है, सर कौन सा प्रिपेयर करके जाएँ, बहुत सारे एक्ट हैं। वही बात है, मुझे एक एक्ट अगर एक एक्ट प्रिपेयर करके जाना तो 1935 जाऊँगा, मुझे 2 एक्ट याद करके जाने तो मैं 1919, 1935 दोनों करके जाऊँगा। आपके पास खूब टाइम रहता है वैसे ना, तो सारे याद करके जाने हैं। जो इम्पोर्टेंट की जो फीचर्स हैं वो आपको सारे देख के जाने हैं। 1935, 1919, 1909, 1892, ठीक है, 1861, तो सारे प्रिपेयर करके जाओ। 1833 वाला, 1853, 1813, सारे के सारे, ठीक है। तो वहाँ से आपको आसानी से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो 1919 वाले के बारे में पूछा है 2021 में। तो अब दिख रहा है ना आपको, पढ़ते टाइम आपको ना क्लियर रहना है कि मुझे किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। देखो होता क्या है कि हम सभी के पास इक्वल टाइम होता है ना, और लगभग बुक्स भी सेम ही होती हैं,
किसी के पास भी जाके देख लो, लगभग बुक सेम होती है, लेकिन एक इंसान पास हो रहा है, एक इंसान बराबर पढ़ के भी फेल हो रहा है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि एक को पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और दूसरा इंसान वो पढ़े जा रहा है, बस पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, ना चेक कर रहा है कि यार मुझे जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें से कितना याद है, प्लस मुझे किन चीज़ों पे फोकस करना है। तो ये वीडियो ना इसी में आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पे वैसे कोई पढ़ाई वाला काम नहीं हो रहा है, इसमें यही चीज़, और ये चीज़ पता चल गई ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आप अपने आप कर लोगे। इसके बाद में नेक्स्ट है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब देखो कुछ लोग इसको और बांट देते हैं, ठीक है ना, को क्या करेंगे कि आप है ना जो मॉडरेट वाला एरिया है, मतलब जो टाइम पीरियड, उसको अलग कर देंगे, एक्सट्रीमिस्ट वाले को अलग कर देंगे, क्रांतिकारी वाले को अलग कर देंगे, फिर महात्मा गांधी वाले को अलग कर देंगे, ऐसे करके आपको बहुत सारे सेक्शन दे देंगे। फ्रीडम स्ट्रगल वाली जो भी इंसिडेंट है ना यार, उनको आपको जो भी आंदोलन हुए थे, चाहे आप 1942 वाला देखो, ये रहा, इसका क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, कई बार पूछा है। भारत छोड़ो आंदोलन पे यूपीएससी ने काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। ये आपका गांधी ऋण समझौता है, तो जो सविनय अवज्ञा था, सविनय अवज्ञा था, तो ये उससे संबंधित है। इसके अलावा आप असहयोग आंदोलन है, स्वदेशी है, मतलब अगर आप इनको करके जाते हो तो आपको मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन मिल जाते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि इन्हीं से, मान लो इस बार इन्होंने पूछ लिया कि भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन, तो बहुत ज़्यादा ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी था। फिर अगली बार थोड़ा सा और क्वेश्चन पूछ लेंगे, मतलब थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा लेवल बढ़ा देंगे। ऐसे गांधी ऋण समझौता के बारे में पूछ लिया, अगली बार आपको असहयोग के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको मतलब इंसिडेंट है वो पूछते जाएंगे। एक बार आपने ढंग से प्रिपेयर कर लिया ना तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछो, हमें दिक्कत नहीं आएगी। और देखो ये स्वदेशी के बारे में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको स्वदेशी से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यानी आपने एक बार आपको पता चल गया कि भाई स्वदेशी से मुझे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप उसको ज़्यादा टाइम दो, ठीक है ना। ये जो आंदोलन वाला पोर्शन है इसको ज़्यादा टाइम दो, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। और फिर क्या है कि आपका एक बढ़िया तैयारी हो गई ना, तो फिर कितना ही हार्ड पूछ लो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, यहाँ से भी ऐसा हो रहा है कि एक क्वेश्चन लगभग हर बार आ रहा है। ये 2020 में उन्होंने एक पत्रिका थी विट्टाल विध्वंसक, इसके बारे में पूछा, थोड़ा हार्ड था, मोस्टली बुक्स में नहीं मिलता है ये, तो कोई बात नहीं, ये सभी को नहीं मिलेगा। अगर आप एक चीज़ और देखना, किसी क्वेश्चन को अगर आपको देखा हुआ नहीं मिल रहा है, आपको लगता है बहुत हार्ड है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली लोग वही रिसोर्स पढ़ के गए हैं जो आप पढ़ के गए हो, तो उनको भी नहीं मिलेगा। लेकिन इससे अगर कोई ईजी क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, जैसे बैथून स्कूल का पूछा था इन्होंने एक बार, कि इससे रिलेटेड कौन से सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर उसका आंसर था। तो वैसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, विवेकानंद के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, राजा राममोहन राय के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी जैसे मान लो हिंदू धर्म सुधार है, मुस्लिम धर्म सुधार है, सिख, फारसी, तो वो सारे आपको प्रिपेयर करके जाने हैं, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ तो अगर मैं एक क्वेश्चन ले पाए, हम क्या है कि उसका रीज़न है, सारे क्वेश्चन यहाँ दिखा नहीं सकते ना। थीम पकड़ लिया आपने, उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर्स देखोगे तो आपको खुद को मिल जाएगा कि हाँ यार यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है हर बार। किसान और आदिवासी विद्रोह, अब देखो यहाँ मैंने 1857 वाला शायद अलग से स्लाइड नहीं बनाई है, तो आप इसे में ऐड कर लेना। ठीक है, तो किसान हो गया, आदिवासी विद्रोह हो गए, तो जितने भी हैं उनको देख लो, उनके एरियाज़ कौन से थे, कहाँ पे हुए थे, किस समय में हुए थे, और उनके नेता कौन से थे। और थोड़ा सा अगर मान लो उसमें कोई, जैसे गांधी जी कुछ आंदोलन थे, किसान आंदोलन थे, उनमें इन्वॉल्व थे, चंपारण आपने सुना होगा, खेड़ा आपने सुना होगा, तो उनको देख के चले जाओ, उनके नेता कौन थे, उनके डिमांड्स मान लो, अगर उनकी मांगे क्या थी, और कोई अगर कमेटी का गठन मान लो
उसमें जो गवर्नमेंट थी उसने किया है, तो कमेटी वाला वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इतना सा अगर आप प्रिपेयर करके चले जाते हो तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन 2020 में आए हुए हैं, ईजी क्वेश्चन थे। एक बार उलगुलान के बारे में पूछा था और दूसरा पूछा था इन्होंने नील आंदोलन के बारे में। होने वाले क्वेश्चन थे दोनों। फिर कोई इंसान को प्रिपेयर करके गया है, किसान आदिवासी विद्रोह, तो उसके दोनों क्वेश्चन सही होंगे। अब पढ़ के तो सब जाते होंगे सर, पढ़ के तो गए ही होंगे, उसमें रीज़न ये होता है ना कि यार अब फोकस्ड वो नहीं है ना कि मतलब आप तो पूरा पढ़ के गए हो तो सभी चीज़ें फिर उतनी याद रहती है। ध्यान रहे कि यार मुझे ना यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो मैं जो आपका अंतिम समय होता है ना जिसमें आप जैसे 2 दिन बाद में एग्ज़ाम है, तो उस समय आप इसको रिवाइज कर सकते हो, तो याद भी जैसे ताज़ा ताज़ा पढ़ा है तो याद भी ज़्यादा रहेगा। टेट्रास 7 वाला भी देख लेना ना, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। हालांकि पिछले वाले टाइम में नहीं आ रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए, लेकिन पूछ सकता है यूपीएससी। इसके अलावा अगर अपन देखें तो क्या पढ़ के जाएं। एक तो आप है ना यूरोपियों का जो आगमन है, अब आपको किस आपने मिडाइवल में बताया था, उसमें सारे नहीं आए थे, पुर्तगाली हैं सबसे पहले मान लो वो आए थे, तो उनका हो सकता है, अंग्रेज़ हो सकते हैं, मुगल्स, मतलब अकबर के टाइम उन्होंने अपना राजदूत भेजे थे, प्रतिनिधि मंडल भेजे थे। लेकिन सभी जैसे डेनिस आए थे, फ्रेंच आए थे, डच आए थे, तो वो आप मॉडर्न में ढंग से पढ़ते हो उनको, तो उसमें आप देख सकते हो यूरोपियों का आगमन। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हर वर्ष पूछ रहे हैं, और क्वेश्चन भी क्या लेवल के पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं जैसे कि आपको पूछ लिया कि इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, समझ रहे हो, भाई फ्रेंच ने कहाँ की, डच ने कहाँ की, तो वो सब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है, देखो हार्ड है लेकिन हमें पता है ना कि यार यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो हमें करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। फिर जैसे मान लो अंग्रेज़ थे, तो शुरुआत में जैसे जो युद्ध हुए थे, जैसे फ्रेंच और अंग्रेज़ों के बीच में कर्नाटक वार हुए थे, वो आपको देखने हैं। प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, वो आपको देखने हैं। ठीक है, तो यूरोप के जितने भी है ना, उनकी कहाँ कहाँ फैक्ट्रियाँ थी, उन्होंने क्या क्या किया, कोई लड़ाई है, देखो अंग्रेज़ तो हमें विस्तार से पढ़ना ही पड़ता है ना, फिर उनका शासन रहा तो उनको तो हम और भी मान लो हमारी मजबूरी है कि पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन फ्रेंच है, डच है, डेनिस है, उनको भी आपको थोड़ा सा ढंग से आप एक बार प्रिपेयर कर दो, ज़्यादा गहराई में ज़रूरत नहीं है। जैसे पुर्तगाली वाला आया था ना कि बहादुर शाह से उन्होंने क्या लिया था, दीव लिया था, ऐसे उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से क्या लिया था, गोवा लिया था, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो बड़ी इंसिडेंट थी। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या प्रिपेयर करना है, देखो सोशियो और रिलीजियस जो रिफॉर्म थे वो हमने देखे थे। इसके साथ ही आपको ना जैसे इंडिया में जो प्रेस है, शिक्षा है, इनका जो उद्भव है, इसमें क्या डेवलपमेंट धीरे धीरे कैसे हुआ था, वो आपको देखना है। एक क्रांतिकारी गतिविधियों वाला ना, क्रांतिकारियों के बारे में यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, जो क्रांतिकारी चरण हमारे रहे हैं इंडिया और इसके अलावा जो विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियाँ रही हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे गदर आंदोलन था, गदर आंदोलन के तो शायद लगातार ही 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए थे उन्होंने, तो वो आपको एक देखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। स्लाइड हम थोड़ा सा बनाई नहीं हमने, टाइम कम था तो, लेकिन मैं बता देता हूँ, इसको आप देख के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, एक है ना स्वतंत्रता के बाद की जो डेवलपमेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो वैसे तो हमने पॉलिटी में जैसे पीछे उन्होंने भूमि सुधार पूछा था, वो क्वेश्चन आया, या फिर कुछ और भी अगर हो, जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग था, तो उनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना ना, तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। और तो ये हमारा थीम एनालिसिस थी। इन टॉपिक्स को अगर आप एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न में पढ़ के जाते हो, तो देखो पढ़ के सब जाना है वैसे, लेकिन इन पे अगर आप फोकस करते हो तो क्वेश्चंस आपके सही होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, दूसरी बात,
मैंने अभी एक बात बताई भी थी, सभी लोग वही रिसोर्स पढ़ के जाते हैं, वही रिसोर्स पढ़ के जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो सिलेक्शन ले रहा है ना वो कोई अलग बुक्स ला रहा है या फिर अलग पढ़ के जा रहा है, आप ही की बुक्स उनके पास हैं। हालांकि कुछ जैसे नया पता चलता है आपको कि हाँ यार इस बुक से है ना सारे क्वेश्चन एक ही बुक से आ रहे हैं जैसे, तो वो चलो अलग बात है, उसको आप नहीं परचेज कर सकते हो, लेकिन मोस्टली आपको पता है सेम से रिसोर्सेज है। जैसे मैंने एक आर्य वाली बुक बताई थी आपको ना, वो चलो आपके लिए हो सकता है नहीं है, लेकिन आप पॉलिटी इकोनॉमिक्स उनमें सेम सी चीज़ें पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी सेम पढ़ रहे हो, ठीक है। फिर सर सिलेक्शन कुछ लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, कुछ का नहीं होता है, उसका रीज़न यही है। देखो मैं अपने 3 बार के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, 3 बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया है, 2023 वाला भी मैंने किया है। यूपीएससी ने ऑप्शंस भी बदल के देख लिए, 1 युगम 2 युगम सारा करके देख लिया, मेरा हो गया। हालांकि ऐसी बात नहीं कि सारे मेरे और भी जैसे दोस्त तैयारी कर रहे थे, हम सब कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐसी नहीं था कि हमने कुछ ऐसे अलग से पढ़ा हो। वही आपकी तरह हम करंट अफेयर करते थे, वही आपकी तरह ये एनसीईआरटी ये बुक्स हम पढ़ते थे, लेकिन हमें एक चीज़ क्या है, प्रीवियस ईयर्स वाला जो एनालिसिस है ना वो हमने बहुत ढंग से कर रखा था। हमें ये पता है कि देखो 1 साल हमारे पास रहता है ना तो हम पूरा विस्तार से पढ़ते हैं, लेकिन जब सबसे बड़ी जब हमारी परीक्षा कब होती है, जब 1 महीना बचा है, 15 दिन बचे हैं, तब हमें पता रहना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, अब हमें क्या पढ़ना है। जैसे लास्ट का टाइम होता है मान लो 5-7 दिन और मुझे हिस्ट्री पढ़नी होती है तो मैं पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ता, मैं बस इन टॉपिक्स का ध्यान रखता हूँ कि हाँ यार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो मैं एक बार इनका तो एटलीस्ट रिवाइज करके जाऊँ कि इनसे जो क्वेश्चन आए वो मेरा गलत नहीं हो। और ये आप भी जानते हो, अगर आपने 5 महीने पहले कोई पढ़ा है तो वो चीज़ याद नहीं रहती, ठीक है। आपने बेशक बहुत विस्तार से पढ़ा हो लेकिन वो याद कम रहता है ना, तो आपको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। पूरी बुक का रिवाइज करना भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात हमें जो ध्यान में रहता है कि यार यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो वो तो फिर भी माइंड क्या करता है कि उस पर फोकस करता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, और वो पता कैसे चलेगा, हमें प्रीवियस थे। तो ये हमने 5 वर्ष की जो थीम एनालिसिस हमने किया था एंशिएंट मिडाइवल और मॉडर्न से। इसके अलावा अगर आपको अगर विस्तार से कि यार हमें ना अलग से सर ढूंढना नहीं पड़े, अब दिक्कत वही है जैसे हमने ऑप्शंस देखे थे, कृष्णदेवराय, मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष, ठीक है, देवराय फर्स्ट सेकंड, अब उनके बारे में अगर आप ढूंढने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। हमने क्या किया है इस बुक में है ना, ऑप्शंस को भी क्या किया, बहुत विस्तार से उनको एक्सप्लेन किया है, तो आपका समय बच जाएगा, ठीक है। और हमारी एक्सपर्टीज़ है वो इसमें मान लो हमने पूरा कोशिश की है कि इसमें डालें ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। तो अगर आप वैसे मोस्टली आपने अगर ले रखी तो अच्छी बात है, वरना आप इसको ले सकते हो, काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम अलग से जो एंसेंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है, उनको आप अलग से अपन एक एक वीडियोज़ में विस्तार से उनका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, ठीक है।